नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के हक में सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े फैसले की और उसके विरोध की। आगामी दिनों में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद महिलाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को सत्ता में आए हुए 6 महीने पूरे होने को हैं। अपने 6 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ने से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी। इधर सीएम के इस फैसले का युवा और कई संगठन विरोध कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की ओर से राजस्थान सरकार के महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवा नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में बढ़ोतरी कर दी है। महिला आरक्षण में बढ़ोतरी से बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर खतरा बढ़ जाएगा। राज्य सरकार को इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि महिलाओं के हक में सीएम के बड़े फैसले का विरोध क्यों हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की पहल का विरोध क्यों हो रहा है। आखिर महिला आरक्षण पर किससे आपत्ति है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो इस आरक्षण के विरोध में कई जगह जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं के हक में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि आखिर इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। हम हर बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन जब 50% महिला आरक्षण मिल रहा है उसके विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इसको लेकर राजनीति की जा रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं युवा इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा तो महिलाओं के हक में सीएम का ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसका विरोध भी लगातार राज्य में किया जा रहा है। इसके विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं कि हम अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो आप 50% आरक्षण किस तरह से दे सकते हैं। तमाम तरह की राजनीति इसको लेकर भी की जा रही है। वहीं 6 महीने पूरे हुए हैं भजनलाल सरकार को, तो ये बड़ा फैसला है इस बीच 50% महिला आरक्षण देने का। सवाल कई हैं, आखिर महिला आरक्षण पर किसे आपत्ति है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पूजा कपिल नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं यशवर्धन सिंह नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। पूजा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अब 5 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं। क्या इसको लेकर यह फैसला लिया गया है महिलाओं को आरक्षण देने का? देखिए, महिलाओं को आरक्षण लेना हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, जिसे हमने संकल्प पत्र मानकर पूरी तरह से उसको पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चुनावी आने वाले उपचुनाव नहीं, ये जो हमें अपने चुनाव में जो जनता ने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया और राजस्थान में सरकार बनाने का जो जनादेश मिला, तो हर एक धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम अपने किए हुए सारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार काम कर रही है। तो ये उसी उपक्रम में ये हमारा डिसीजन था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये निर्णय था कि भारत की नारी सशक्त हो, वो बराबर की अधिकारी है, ना कम में है ना ज्यादा में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। तो धीरे धीरे ही सही शक्ति बंधन को लेकर आए। अब भारत की नारी, भारत की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी बराबर की हिस्सेदारी उनकी बननी चाहिए। तो हमने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध होकर हमने ये निर्णय लिया है और ये काम किया है। ठीक है, यशवर्धन जी आपके पास आऊंगे। देखिए, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं ये फैसला है भजनलाल सरकार का, जिस तरह से 50% आरक्षण देने का? कांग्रेस किस तरह से देखती है? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इसको लेकर?
जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको इसकी टाइमलाइन बता दूं। कांग्रेस के नेता थी सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज। उन्होंने 1931 में, जिस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो उनको उस वक्त लिखा कि हमें वुमेन रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है और वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो हम 1931 में भी वही स्टैंड था और 2024 में वही स्टैंड है। अगर आप कांग्रेस का पूरा देखेंगे तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया 1988 में और 73rd और 74th अमेंडमेंट किया वुमेन रिजर्वेशन में, यानी उसमें लोकल बॉडीज में और पंचायती राज दोनों में रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस ने दिया उस वक्त। और आज भी किसी भी तरीके से जो भी रिजर्वेशन दिया गया है उसके पक्ष में है। और जो भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष को, सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। तो आप स्वागत करते हैं, यानी कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है भजनलाल सरकार के। ठीक है पूजा जी, आप किस तरह से देखते हैं? चालू ही हमारा किया हुआ है शुरुआत से। ठीक है, आप बोल लीजिए, कुछ बोल रहे थे आप। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे तो दोनों ही वक्त जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, कांग्रेस का विचार रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें अब तक की जितनी भी भूमिका रही है इसमें मेजोरिटी में कांग्रेस ने काम किया है। तो इसलिए हम तो पूरी तरह इसके पक्ष में। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो बाद में बनी है। कांग्रेस आजादी के बाद से निरंतर, उससे पहले कांग्रेस ही थी जो भारत की तरफ से अंग्रेजों से फाइट लड़ रही थी। वो इसलिए अब आप उसको कैसे भी कह सकते हैं, तब बहुत सारे लोग जितने भी लोग थे सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो भारत का प्रतिनिधित्व करके अपने देश के लिए लड़ रहे थे कांग्रेस से। अब आप कंटिन्यूएशन में वो पार्टी रही है, एक अलग बात है। बहुत बहुत आभार आपका, कांग्रेस का योगदान आपने इतने अच्छे से माना। आप इसको योगदान, मैंने क्या कहा, पार्टी भारत की तरफ से कांग्रेस वहाँ सारे लोग थे, कोई पार्टी की तरफ राजनीतिक दल नहीं था। वो भारतीयों का एक प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में था, वर्सेज अंग्रेज, नॉट वर्सेज हमारे अंदर की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बाद में ही आई है, इसलिए मैं आपको इसके लिए करेक्ट कर रही हूँ कि तब इस विचारधारा के लोग भी वहां थे। जब आप विचारधारा से भटके तब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 1925 में बन गई थी, उसी का आनुषंगिक संगठन भाजपा है। तो आप प्री इंडिपेंडेंस भी थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे फिर धन्यवाद देता हूं आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से कांग्रेस का योगदान बताया। उसकी उच्च विचारधारा वो राष्ट्रीयता भारत माता के लिए थी। जब कांग्रेस अपने टारगेट, चलो ये विषय नहीं है, मैं इस विषय पे हम कभी और डिबेट करेंगे। ठीक है, हाँ। देखिए, जो ये फैसला लिया है भजनलाल सरकार ने, इसका विरोध भी हो रहा है, खासकर युवा बहुत विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, युगों से अगर नारी की स्थिति देखें तो हर जिस काल में वो बदलती चली आ रही है। और जब वो नारी के लिए कुछ बेहतर होता है, पहले आपने भी देखा होगा घूंघट में रहती थी, उसको उठाने, उसमें भी बहुत सारी उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, उनको रोका भी जाता था निकलने, बहुत सारी चीजों से निकलती आज नारी देश के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, और जिसे कहें ऐसा कोई काम नहीं बचा जहाँ नारी की एंट्री और नारी का प्रतिनिधित्व आज नहीं हो रहा हो। तो हो सकता है कुछ मैं युवाओं को हम इसमें, जैसे कि मैं चाहूंगी, यशोधन जी ने भी समर्थन किया है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और वो 50% आबादी है। और इस तरह के जो भी महिलाओं के लिए जो भी योजना या काम लेकर आए, जो भी इस तरह के, तो उनका सबको समर्थन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम सारे लोगों को मिलकर उनको समझाना चाहिए कि ये उनका हक नहीं मारा जा रहा है, ये उनका अधिकार था नारी का, ये उनका बराबरी का। अगर वो जैसे हमारे घर में कहते हैं कि नारी और पुरुष और नारी दोनों को बराबर से चलना चाहिए, जब भी गृहस्थी अच्छे से चलती है, तो ये देश भी, ये समाज भी अच्छे से चलेगा जब नारी बराबर से चलेगी। तो उन युवाओं को ये समझना होगा, और हम सब लोगों को मिलकर, इसमें मीडिया भी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम सब लोगों को मिलकर इस मानसिकता को, जहां उन्हें ऐसा लगता है ना कि उन्हें रिजर्वेशन ना हो, क्योंकि हर उस कमजोर तबके को ये हमारी सरकार है या हमारे देश को जब जरूरत महसूस हुई है तो उनको आरक्षण के माध्यम से फ्रंट पर लाने का कार्य हमेशा किया गया है, चाहे वो जातिगत हो या आज महिलाओं को लेकर जहाँ जरूरत महसूस हो रही है। तो वो मुझे लगता है धीरे धीरे उन्हें समझाया जाएगा, वो जरूर समझेंगे कि ये उनका अधिकार है। और एक बहुत बड़ी समाज में अच्छे बदलाव के लिए भी जरूरत है कि एक महिला बराबर की हिस्सेदारी से काम करे। बिल्कुल। और देखिए, आपको कांग्रेस का तो साथ मिल गया है, लेकिन प्रदेश के जो युवा हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, और अगर इसी तरह विरोध करते रहे तो कहीं ना कहीं देखिए भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या अगर इसी तरह विरोध जारी रहा तो आप ये फैसला वापस लेंगे या इसी पर डटे रहेंगे? नहीं, ये फैसला वापस नहीं होगा। जब किसी को मैंने कहा ना, जब किसी कमजोर को आगे लाने के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाया गया है, और यहाँ तो नारी शक्ति
वो कमजोर भी नहीं है। आप देखिए परसेंटेज में पढ़ने में सब जगह आती है, लेकिन आज बहुत जरूरत है ये एक अच्छे सशक्त देश के लिए, एक मजबूत देश के लिए। जब नारी मजबूत होती है, नारी सशक्त होती है, नारी सक्षम होती है, तो वो देश और वो समाज प्रगतिशील होता है। और जो विकसित भारत का संकल्प है वो इसी से पूर्ण होगा कि जब हमारी ये आधी आबादी, और मैं तो ये भी मानती हूँ कि जाति के नाम पर दो ही जातियां होती हैं, पुरुष और नारी, यही मिलके परिवार को, समाज को, देश को इसका निर्माण करती हैं। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड इसी से है। तो वो बराबरी का अधिकार उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में संकल्पित होकर नारी शक्ति को आगे लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो हम उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और उन युवाओं को, वो भी हमारे अपने भाई हैं, बच्चे हैं, उन सबको लेके सारे लोग, हम हैं यशवर्धन जी, हम सारे लोग ही मिलकर और आप सब लोग मिलकर समझाएंगे कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है कि आपको जॉब लेने, आज महिलाएं बराबर में आ गई हैं, तो आप कंपटीशन में जाइए। जो निकलेगा उसमें भी तो अभी कैसा आप देख रहे होंगे, कितनी जगह महिलाएं टॉप कर रही हैं, वो आगे आती हैं। तो उन्हें इस चीज से थोड़ा समझाकर हम बिल्कुल उनको भी पूजा जी, जैसे कहते हैं, समझाएंगे और उनको समझाकर उनको कहेंगे कि वो इस बिल का समर्थन करना चाहिए उन्हें। ठीक है, मैं भी एक महिला हूं और मैं भी इसकी सराहना करती हूं। जिस तरह से भजनलाल सरकार दे रही है 50% आरक्षण महिलाओं को, बड़ी बात है। और लेकिन सवाल ये है कि आप लोग ये जो विरोध चल रहा है इसको रोकेंगे कैसे? ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। बिल्कुल, वैसे ये अप्रत्याशित हमारे लिए विरोध सामने आया, क्योंकि ये हमारे घोषणा पत्र में भी था। और एक जिसे कहे, आज के भारत का जो माहौल है, वहाँ महिलाओं की बराबरी को लेकर विरोध नहीं होता है। लेकिन अब अगर ये विरोध आया तो बिल्कुल समझाइश के माध्यम, बातचीत, संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम संवाद के माध्यम से, निरंतर उनके संपर्क के माध्यम से, सतत संपर्क से उन्हें समझाएंगे, बताएंगे। और इस विषय पे मुझे विश्वास है कि जरूर इस प्रदेश के युवा अपनी साथी युवा नारी शक्ति के साथ में जरूर आएंगे। बिल्कुल, चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा कुछ छिन रहा होता है ना, परिवर्तन का जब दौर चलता है, तो कुछ किसी के हिस्से का छिन रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि ये मेरा था, ये सारा मेरा था। उनको ये इस दौर को भी समझने में थोड़ा सा, ये भी एक बड़ा परिवर्तन है कि आज महिलाओं को 50% रिजर्वेशन आपको नौकरियों में दिया जा रहा है। इस परिवर्तन को भी उनको स्वीकार करने में थोड़ा सा सामंजस्य, थोड़ा सा समय लग ही जाएगा। जैसे कि आज नारी जी, आपसे मेरा अगला सवाल, इंडिपेंडेंसी को लेके लोगों ने स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है इसको भी स्वीकार करेंगे सारे लोग। ठीक है यश जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए एक तरफ आप महिलाओं के आरक्षण जिस तरह से दिया जा रहा है उसकी सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको तो मौका मिल गया है, आप किसका साथ देंगे? क्योंकि देखिए महिला आरक्षण की आप भी बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की आप भी बात करते हैं, वहीं अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा हक माना जा रहा है। तो आप विपक्ष में हैं, आप किसका साथ देंगे? देखिए, महिला आरक्षण का तो हम पूरी तरह समर्थन कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी देश को, तो इसलिए हम तो इस चीज का तो विरोध कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं है। हमारा तो मुख्य एजेंडा था खुद से। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी देखेंगे, भारत एक युवा देश है और पिछले 45 सालों की सर्वाधिक बेरोजगारी इस वक्त है। यानी युवा का असली डिस्कंटेंट ये है कि उसको जॉब नहीं है। जॉब में रिजर्वेशन एक सेकेंडरी बात है, पहले जॉब हो उसके बाद में रिजर्वेशन की लड़ाई होती है। यहाँ जॉब्स की बड़ी समस्या हो गई है। आप रेलवेज में देखिए, करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े, 52,000 तो सिक्योरिटी, 53,000 तो सिक्योरिटी के पद खाली पड़े। तो 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी जो है उसके कारण ये युवा इतना एजिटेटेड है। और हमें इस चीज को एड्रेस करना ही होगा, वरना ये स्थितियां और गंभीर होंगी। युवा जो है वो सड़कों पर आने को तैयार है, उसके पास जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस है। तो इसलिए मुख्य बात जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। तो यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कि कांग्रेस किसका साथ देगी? महिलाओं का साथ देने की तो बात करती रही है, लेकिन अब जो युवा बेरोजगार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है वो भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज बने। तो आप कांग्रेस आवाज उठाएगी उनके लिए या नहीं उठाएगी? हम रिजर्वेशन के पक्षधर हैं, वुमेन रिजर्वेशन के पक्षधर हैं, लेकिन जो जॉबलेसनेस है, जो 45 सालों की सर्वाधिक बेरोजगारी जो इस वक्त चल रही है, उसके विषय में तो हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारा जो पूरा कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो उसी से संबंधित था। और उस घोषणा पत्र पर जो झूठ बोली गई, उसके कारण वो घोषणा पत्र और ज्यादा लोगों ने पढ़ा, करीब 1 करोड़ लोगों ने पढ़ा, हमारी सीटें दुगनी हो गई, हमारे घोषणा पत्र पर लोगों ने विश्वास किया। तो इसलिए मैं ये फिर से कह रहा हूं कि
जॉबलेसनेस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो सबसे बड़ा इशू है और उसको एड्रेस युद्ध स्तर पर करना चाहिए, वरना इस तरह के एजिटेशन। तो कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी, आप वो बताइए ना। आप तो कह रहे हैं कि हम जो है महिला आरक्षण जो मिला है महिलाओं को, हम उसकी तरफ हैं, लेकिन युवाओं की आवाज कांग्रेस बनेगी या नहीं बनेगी? आप विपक्ष में बैठे हैं। आज ही राहुल गांधी जी ने नीट घोटाले पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। इनको यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, नीट का भी इनको कैंसिल करना पड़ेगा। गुजरात की कंपनियां एग्जाम कंडक्ट करती हैं और एग्जाम कंडक्ट करने के बाद में उनके मालिक विदेश भाग जाते हैं। तो ये पूरी तरह इनका एक कॉम्प्लिसेंसी है। तो हमारा कहना यह है कि युवा का पेशेंस का आप टेस्ट मत लीजिए। आप ये जो भ्रष्टाचार की जो नीति है इसको हटाइए, फ्री एंड फेयर कोर्ट के अंडर उसमें मुझे लगता है, आप देखिए वही आपका कांग्रेस का काम है झूठ फैलाना। मैं अब देखिए फिर ये विषय से भटक के बात है, लेकिन इस झूठ और प्रोपेगंडा में 1563 बच्चों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडेंस दिया और पूरी तरह प्रतिबद्धता से हम कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से विदेश में पूरे देश में इतनी सेंटर हुए। आप बात को मत, पहले आप इसका जवाब दीजिए। महिला आरक्षण जो हुआ है उसके लिए बात करेंगे, उसका जवाब दूंगी। मुझे लगता है उसके लिए एक बहस पूरी करनी चाहिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देने तैयार है, लेकिन अभी आप इस मुद्दे पर आइए जो मुद्दा अभी पूछा जा रहा है, जिस पर हमारी तो देखिए भजनलाल सरकार ने तो भजनलाल सरकार ने 50% आरक्षण देने का फैसला किया है महिलाओं को, लेकिन इसका युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि हम इस फैसले के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर युवा बेरोजगार हैं, वो जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ कौन देगा, उनकी कौन आवाज बनेगा? आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से युवा सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी इस दौरान आमने सामने भी आ गए। वहीं बीजेपी, जिनकी राज्य में सरकार है, वो इसे बड़ा फैसला बता रही है महिलाओं के हक में, और युवा कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारा हक मारा जा रहा है महिलाओं को 50% आरक्षण देकर। तो देखिए युवाओं ने इसको लेकर मोर्चा खोल लिया है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है इस फैसले का राजस्थान सरकार के। तो 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, और वो बेरोजगार हैं, वो दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। वहीं महिलाओं को 50% आरक्षण देना, कहीं ना कहीं इससे उनका हक मारा जाएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये उनके मैनिफेस्टो में था और उन्होंने वो करके दिखा दिया है। 6 महीने हो चुके हैं भजनलाल सरकार के राज्य में, और इस बीच बड़ा फैसला लिया है भजनलाल। पूजा जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है पूजा जी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, बीच में कट हो गया था। जी जी, देखिए आप कह रही थी कि बीजेपी सरकार लगातार इस तरह के जो राज्य में सरकार होती है वो लागू करती है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का लागू किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत माना था। क्या आप इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे? बीजेपी विचार करेगी इस फैसले पर फिर से? हमने जो कहा वो किया, चाहे वो महिला रिजर्वेशन शक्ति बंधन के माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आज जो पहल और कदम भारतीय जनता पार्टी ने, भजनलाल सरकार ने उठाया है, या प्रदेश में जहां भी बीजेपी की सरकार है जहां उठाया गया है, तो निश्चित तौर पे हम कदम पीछे करने के लिए नहीं, ये कदम आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि इसका कोई भी
कोई भी विरोध यूं नहीं करेगा। मैंने कहा ना, कुछ युवाओं की अगर ऐसी स्थिति तो उनको जरूर समझाया जाएगा, उनको कन्विंस किया जाएगा। क्या कि आपको ये, लगता है कि कोई कन्विंस करने से मान जाएंगे? उनके हक को मारकर नहीं हो रहा। ये एक अधिकार महिलाओं का भी है, उन युवा लड़कियों का भी है। ये उनके अधिकार पर कहीं भी कुठाराघात नहीं है। ये महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो ये काम जरूर हम लोग करेंगे। और बिल्कुल आज देश की जरूरत है, और विश्व में जिस तरह से नारी शक्ति की है, तो नारी को बराबर का अधिकार मिलना भी चाहिए। लेकिन आप कह रही है ना कि उनको कन्विंस किया जाएगा, युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कन्विंस करने से मान जाएंगे? ये भी एक चुनौती है। वैसे जी, आप कह रही है ना कि युवाओं को कन्विंस किया जाएगा, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, आसान नहीं होगा आपके लिए। वो भी हमारे अपने ही इस देश के युवा हैं, हमारे अपने राजस्थान के बच्चे हैं, हमारे अपने वो लोग हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल समझाइश करके, कन्विंस करके, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर हम अपनी सरकार को इसी टैगलाइन के साथ हमारी सरकार चलाने का हमने हमेशा प्रयास किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और विशेषकर युवा, महिला, किसान, गरीब कल्याण पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो युवा भी हमारे अपने हैं। यहाँ मैंने कहा ना, किसी के भी अधिकारों पे, किसी के भी उस कुठाराघात ना करते हुए, सबको सर्वसम्मति से साथ में लेते हुए हम काम करेंगे। उनको भी समझाएंगे कि उनका भी भविष्य कहीं जैसे असुरक्षित ना वो महसूस करें। तो वो कार्य भी राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके सहयोग से करेगी। ठीक है। यशवर्धन जी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पेपर लीक मामलों की। यशवर्धन जी, आपको याद है कि आपकी सरकार में कितने पेपर लीक मामले हुए? इसको लेकर जवाब है आपके बिल्कुल, और पास? उनके खिलाफ एसओजी भी बनी, उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो भी सख्त कार्रवाई, पेपर लीक के खिलाफ पूरा सख्त कानून बनाया जी, वो सारे काम भी हम ही ने किए। और केवल प्रचार माध्यमों से यशवर्धन जी, तब राहुल जी कहाँ राजस्थान में गहलोत जी की सरकार, उनकी पार्टी की सरकार थी। मुझे याद नहीं आ रहा कि राहुल जी को याद आता था कि राजस्थान में सरकार उनकी है। कभी मैंने उनको बोलते हुए नहीं देखा। तब राहुल जी बिल्कुल चुप रहते थे, मौन रहते थे। तब उनको ये नहीं दिखता था कि राजस्थान में युवा को आप लगातार ठग रहे हैं, 19 पेपर लीक करके। तब ये क्यों नहीं बोले थे? तब क्यों नहीं इन्होंने उचित कदम उठाए थे? आज तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय ने अपना ऑर्डर दिया। हमने शिक्षा मंत्री ने कहा भी है, बकायदा स्टेटमेंट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम उसका पालन करेंगे। हर एक नियम का जो आदेश करके बोलिए, उसका पूरा पालन। और आज जब नीट का पेपर लीक होता है, आज जब नीट का पेपर लीक होता है, आप लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि गुजराती माफिया पेपर लीक करता है। ऐसे में आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, आप मानने को तैयार नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में झूठा लफड़े देते हो, सुप्रीम कोर्ट के साथ एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में झूठा लफड़े देते हो। ठीक है, पूजा जी जवाब ले लेते हैं यशवर्धन जी से। गुजराती एग्जामिनर, गुजराती एजेंसी, गुजराती ठगी करते हैं, घोटाला करते हैं, उनको देश से भागने देते हो। नीट का घोटाला गुजराती माफिया ने किया है, नीट का घोटाला गुजराती माफिया ने किया है। ऐसे आप दोनों की सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलते हैं। ऐसे आप दोनों की बातें नहीं सुन पाएंगे दर्शक, एक एक करके बोलिए। ठीक है, पूजा जी पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप जो है जी। ठीक है, आपसे पूछा था मैंने यशवर्धन जी। हाँ, पूछा मुझसे था। पूजा जी बोलने नहीं देती, इनको ट्रेनिंग दे रखी है कि जब भी इनके ऊपर कोई बात आने लगे बीच में बाधित कर दो। ठीक है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में बात सुनिए मेरी, मुझसे सवाल पूछा गया, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझसे सवाल पूछा गया, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद बोला, सुप्रीम कोर्ट में झूठा लफनामा दिया, इस काम में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में झूठा लफनामा दिया कि नीट में केवल 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि 28 से 30 हजार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। नीट के घोटाले बाद नीट की जो परीक्षा कंडक्ट करवाई वो गुजराती कंपनी थी, गुजराती माफिया, पूरे देश में गुजराती माफिया फैल गया है। मैं कह रही हूँ ना, झूठ हाँ, 40-40 लाख रुपए पेपर बेचे आप लोगों ने, और आप मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं का एक सेंटर से 8 बच्चे एब्सोल्यूट नंबर लेकर आ रहे हैं, अलग से ठीक खिड़की खोली जाती है, 24 घंटे के लिए अलग से विंडो खोली गई।
हाँ, ये गुजराती माफिया जो है इसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, पूरी देश की व्यवस्था को भंग कर दिया है। नीट की परीक्षा करवाने वाली कंपनी गुजरात की थी। ठीक है पूजा जी, सुन लीजिए पहले यशवर्धन जी को। हर जगह गुजराती बिठा दिए गए। सब लूट डाले। हाँ, ये पूरा जो गुजराती गैंग जो ऑपरेट कर रही है वो पूरे देश को डुबाने में तैयार। पूजा जी यशवर्धन जी की बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। जब पोल खुलती है तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया कि नहीं दिया? केवल 1500 बच्चे नहीं थे, 28 से 30,000 बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले। 1563 बच्चे। एक सेंटर अलग से 24 घंटे में विंडो खोली गई। कितना भी फैलाइए जिस इसको, वो भी दिन इसका लोकसभा भी के जवाब मिल रिजल्ट आने वाले थे, 10 दिन पहले आपने उसकी परीक्षा की रिजल्ट जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर जवाब दिया और हम अपने काम से ना पीछे हटे। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कर दी, सच को पर्दे की युवा जरूरत सड़कों पर आ गया। सच आप दिखेगा। उनके सारे हक और अधिकार कितना को भी खा झूठ गए। फैलाइए, सच सामने आता 45 रहता है। साल में सबसे निश्चिंत ज्यादा रहिए आप। बेरोजगारी, 43 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस रिजीम के बीच में है, इसलिए युवा सड़क पर आ रहा है, इसलिए युवा परेशान है। अभी आप और 6 आपकी महीने जो- हुए आपको, यशोवर्धन जी 6 महीने हुए आपको, है ना? उससे पहले आप ही की सरकार थी 5 साल। हाँ, अभी तो हमने बेरोजगारी, कानून तब बनाया, युवाओं का हमने प्रतिशत, सख्त युवाओं के कानून भविष्य बनाया, खिलवाड़, हमने SOG बनाई। और आपने जो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको कोर्ट में जमानत दे दी। सरकार जनता के हित के जो संकल्प किया सारे काम आपने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए वो आपका काम है। मैं उससे गलत नहीं मांगी, विपक्ष में रहकर आप नहीं करोगे, लेकिन जरा हाँ, गरीब और आदमी अपनी जाति नीट घोटाले पर क्यों नहीं बोलते होता मेरा? है। नीट घोटाले पर क्यों नहीं बोलते? पूरी केंद्र सरकार उसमें लिखता है कि गुजरातियों को आपने ठेके दे दिए सारे अभी आप परीक्षा करवाने के। वो गुजराती गैंग पेपर बेचती है, इसलिए युवा सड़कों पर है, इसलिए युवा सड़कों पर है। लगातार जारी है। जांच नहीं, आपने झूठा हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, 1500 बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि दिए 28 से 30,000 के। इस बात पे ही जांच होनी चाहिए कि झूठा हलफनामा किसने प्रेरित करवाया इनको। और मैंने गुजराती आपसे जो कहा कंपनी ना, थी, मैंने आपसे कहा हम हर वो काम जो अगर गुजराती कोर्ट ने कंपनी ने निर्देश दिया, एग्जाम कनेक्ट करवाया। हम उसको आप लोग एक एक करके बोलिए। यशवर्धन जी आपकी बात खत्म हो गई तो आप पूजा जी को बोलने दीजिए। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है पूजा जी, अब आपकी बात सुनाई देगी। आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो बात क्लियर नहीं हो पाती है, कौन क्या बोल रहा है। अब आप जवाब दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। मैं बिल्कुल जो ये जिस विषय को ये लेके कह रहे हैं, फिलहाल तो विषय टॉपिक कोई और है जिस पर बहस चल रही है, लेकिन मैं इस पर भी बहस करते हुए कह रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदरणीय शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आकर उसका जवाब भी दिया है। और जो कोर्ट का आदेश निर्देश मिला है और वो पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता कटिबद्धता के साथ हम पूर्ण करेंगे और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और मुझे यही तो लग रहा है कि जब इनके 19 ये राजस्थान पे बात कर रहे हैं, 19 पेपर लीक हो रहे थे, तब कहाँ थे राहुल जी? उन्हें क्यों नहीं याद आ रहा था एक झूठ का पर्दाफाश जैसे इन्होंने चुनाव में फैलाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस प्रोपेगेंडा को सेट करने में ये लोग बहुत मास्टर हैं। और जिस तरह से इनका जो काम है, तो ये देखिए सच सच रहता है। और आप कितनी भी डिमांड और कार्रवाई आप निश्चिंत रहिए। मैं कह रही हूँ ना, कोर्ट के कहे को हम पूर्ण करेंगे तो जो सच होगा वो सामने आएगा। अगर न्यायालय पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि आपको न्यायालय की बात पर अगर विश्वास नहीं है तो बात ही अलग है। ठीक है। और देखिए पूजा जी, सवाल ये है, अब रोजगार को लेकर जो है हम लोग डिबेट कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, बेरोजगारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है बेरोजगारों के लिए? निश्चित तौर पे हर वो काम देखिए, एक ऐसा काल हम लोगों ने निकाला है और पूरे विश्व की जो हालत है उसको देखते हुए भारत, मोदी सरकार और भजनलाल सरकार पूरे साथ में मिलके बिल्कुल इस युवाओं के दर्द को समझते हुए, आप देखिए युवाओं के लिए हमेशा मोदी जी तत्परता से काम करते हैं, चाहे स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा हो, इस तरह से लोगों को खड़ा करने की कोशिश कि हम केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे के अलावा हम अपने रोजगार पे अपने दम पर खड़े हो, ये पूरी कोशिश सरकार ने की है। और बहुत सारे सेक्टरों में इस तरह से लोग खड़े, आगे भी अब जो सरकार जिस संकल्प के साथ में आई है उसको भी पूर्ण करने के लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे, क्योंकि इस देश का भविष्य युवाओं के दम पर है, इस देश की तरक्की इन युवाओं के दम पर है, ये विकसित भारत इन युवाओं के दम पर चलेगा, ये विकसित भारत इन्हीं के दम पर बनेगा। तो निश्चित तौर पे इनके भविष्य के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके
जीवन उपार्जन के लिए पूरी व्यवस्था करने का काम सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में करेगी। और ना केवल ये सरकारी नौकरियों पर ही हम इनको मोहताज रखा जाए, इनको अपने हाथ के हुनर पर भी, अपना स्वयं का व्यवसाय भी खड़ा करने के लिए सरकार ने पहले भी काम किया, और उसको आज डबल इंजन की सरकार है तो हम इस विषय को और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। तो रोजगार कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं युवा सड़कों पर उतरे हैं और यही कह रहे हैं कि हम दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, तो इस तरह की बातें की जा रही है अगर युवाओं द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार की कमी है। देखिए, युवा डेफिनेटली अगर सड़क पे उतरा है तो नौकरी, एक सरकारी नौकरी के अभी विषय की जो बात आ रही है वो हो रहा है। एक जनरल में हमारा परसेप्शन है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, और आप भी जानते हैं इतनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती। इसीलिए स्वयं के रोजगार को प्रेरित करने के लिए, चाहे पहले एक बात हो कौशल विकास के माध्यम से, या बहुत सारी अभी इंडस्ट्री को लाने का काम हो, चाहे भारत को जिस तरह से कोरोना के बाद से फूड बकेट बनाने का काम हो, एशिया में जिस तरह से बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।